हेलो एवरीवन, मैं हूं मयंक लिलियाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आई होप हमारी वीडियोस आप लगातार देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, एक तरफ हमने हिस्ट्री की सीरीज़ चला रखी है, एक तरफ हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। तो आज आपका पॉलिटी का सेकेंड लेक्चर आएगा। ठीक है, आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं। आपका लोक सेवा आयोग आपके उत्तराखंड के, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम करवा रहा है। तो 8 जनवरी को सारी पूरी एग्ज़ाम डेट शीट आ गई है। 8 जनवरी को आपका पटवारी का एग्ज़ाम है। ऐसे सीजन में भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे 20,000 वैकेंसी हैं, उनके भी दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी अब बहुत आपको स्पीड से बढ़ानी होगी। आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको आप अपना नोट करें। जो आपको सही लग रहा है उनको कॉपी अपने नोट्स बनाएं पूरे, और हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर क्या था कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। मैंने आपको वहाँ से रिलेट करके बताया। देखो, थोड़ा इतिहास में जाना पड़ता है। अगर आपको पॉलिटी समझनी है ना, तो इतिहास में जाना पड़ेगा आपको थोड़ा, तो आप उससे रिलेट कर सकते हो। मैं आपको बताया कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद जो बंगाल के जो मुगल सूबेदार थे, हर जगह जो मुगल सूबेदार बिठाया करते थे, वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने शुरू हुए। ठीक है, सबसे पहले बंगाल का सूबेदार जो था कौन, मुर्शिद कुली खान, उसने खुद को इंडिपेंडेंट किया एंड वो फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल कहलाया गया। ऐसी आपके हैदराबाद में निज़ाम बने, जो वहाँ पे मुगल सूबेदार थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट किया, उन्होंने खुद को निज़ाम बोला। ऐसी कई जगह भारत में धीरे धीरे सब खुद को इंडिपेंडेंट कर रहे थे मुगल से। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे चार्टर एक्ट्स वगैरह आए हैं। ठीक है, क्या इनकी ज़रूरत पड़ी है, क्यों आए हैं, और क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे रूल किया। 1773 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला, जिसे कंपनी रूल कहते हैं। कभी आपने सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, क्या मतलब कंपनी थी जिसने यहाँ पे रूल किया? तो ये सब हम पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी बनी, कैसे उन्होंने यहाँ के व्यापार किया। ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आपका बहुत बेस अच्छा रहे, ताकि आप चीज़ें कंसेप्चुअली समझें। अगर क्वेश्चन ट्रिकी भी बनता है तो आपको थ्योरी पता होनी चाहिए कि पढ़ना कैसे है ना। तो अब स्टार्ट करेंगे आज। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था बैटल ऑफ बक्सर। क्या था? बैटल ऑफ बक्सर। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, कि मैंने उसको बैटल ऑफ प्लासी पढ़ाया था आपको। मैंने फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल पढ़ाया था, रॉबर्ट क्लाइव, जो बैटल ऑफ प्लासी में लड़ा, बैटल ऑफ बक्सर में लड़ा। इसका आर्मी चीफ हेक्टर मनरो। बैटल ऑफ बक्सर में कौन था आर्मी चीफ? हेक्टर मनरो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश आर्मी चीफ कहो, ठीक है, या फिर रॉबर्ट क्लाइव का आर्मी चीफ कहो, जो मर्जी आप वो कहो। उसका नाम था हेक्टर मनरो। हेक्टर मुनरो जो भी है, तो हेक्टर मुनरो, ठीक है, कौन था? बैटल ऑफ बक्सर में आर्मी चीफ था। ठीक है, अब यहाँ से हमारी तरफ से बैटल ऑफ बक्सर में 3 जने लड़े थे। मैं आपको बताया था कौन कौन। उस समय का मुगल बादशाह कौन? शाह आलम सेकंड, और 3 उसमें आदमी लड़े थे। आपने अगर नई वीडियो देखी है, शुजा-उद-दौला लड़ा था, अवध नवाब का, वहाँ पे अवध का नवाब भी लड़ा था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। तो पिछली वीडियो जरूर देखें आप। हमारी पिछली वीडियो जो थी पॉलिटी के जो फर्स्ट लेक्चर है, उसको कंप्लीट देखें, अच्छे देखें, और पूरा समझ आएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बैटल ऑफ बक्सर मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने पढ़ाया था ब्रिटिश आर्मी चीफ था हेक्टर मनरो, और ये बैटल हार गए थे। कौन? हम लोग। कौन जीता था इस बैटल में? रॉबर्ट क्लाइव और हेक्टर मनरो, ये बैटल जीत गए थे। अब इस बैटल के बाद इन 1765 1765 में, इस बैटल के ही अगले ईयर 1765 में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि, हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। अब इस संधि में क्या होता है? इस संधि में ये होता है कि जो बंगाल था, बंगाल पे ड्वेल गवर्नमेंट लगती है, डीआर की लगती है, द्वैध शासन प्रणाली लगती है। इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि बंगाल के लोग अब 2 टैक्स देंगे। एक टैक्स देंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब आप कहोगे ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का तो था गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अब मैं आपको अभी बताऊंगा, इस टॉपिक क्या बताऊंगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसमें क्या कितने मेंबर्स थे स्टार्टिंग में, कैसे वो भारत आए, कैसे उनको यहाँ कोई ट्रेड मोनोपोली मिली, कौन सा चार्टर एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि जाओ भारत और यहाँ पे बिजनेस करो 15 साल का। स्टार्टिंग 15 साल से दी थी कि 15 साल के लिए आपकी ट्रेड मोनोपोली है,
और ट्रेड मोनोपोली मतलब क्या होता है? ट्रेड मोनोपोली मतलब होता है, ट्रेड मतलब बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए ब्रिटेन से आपके अलावा कोई बिजनेस नहीं करेगा, समझ गए? ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भारत में बिजनेस नहीं करेगा। अब खाली ब्रिटेन वाले नहीं थे यहाँ पे फ्रांस भी था, ठीक है, यहाँ पे पोर्तुगीज तो बहुत पहले आ गए थे। तो वही सब है, कैसे ब्रिटेन सबको भगाएगा, ये फर्स्ट बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर जितनी भी हुई है सब पढ़ेंगे हम। तो 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। इसमें क्या हुआ? बंगाल में लगी डीआरकी। क्या लगा? बंगाल में डीआरकी। डीआरकी बोलते हैं, ऐसे डुअल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, इन बंगाल। अब ये लगा कब? भाई 1765 में ट्रीटी हुई है, तो 1765 से 1772, 1765 से 1772, 1765 से 1772 क्या लगी? डीआरकी लगी, डुअल गवर्नमेंट लगा। इसमें क्या था? मैं आपको बताया, इसमें 2 टैक्सेस देने होते थे बंगाल के लोगों को। कितने? 2 टैक्सेस। पहला तो देना होगा वहाँ के लोकल रूलर को, जो वहाँ का नवाब होगा। नवाब मतलब देखो, इस समय तो 1765 में तो नवाब होने शुरू हो गए थे ना, मैंने आपको बताया था, इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको नवाब पढ़ाए बंगाल के। क्यों? क्योंकि 1707 में मर गया था औरंगजेब, और 1713 में पहला नवाब बना बंगाल का मुर्शीद कुली खान। तो 1713 में पहला बन गया था, अब 1765 में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे नवाब बन रहे हैं यहाँ पे। तो 2 टैक्सेस थे, एक तो लोकल रूलर को जो वहाँ का नवाब होगा उसको देना है एक टैक्स, और एक टैक्स आपको देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना रुतबा हो गया था इस समय तक, 1772 तक, 65 से 72 तक, कि एक टैक्स आप दोगे ईस्ट इंडिया कंपनी को और एक आप दोगे लोकल रूलर को, वहाँ के नवाब को। और जो टैक्स आप लोकल रूलर को दोगे उसका भी 80% वो रूलर किसको देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना। तो जो 7 साल है ना, ये जो 7 साल है, ये 7 ईयर्स, इसे भारत की लूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की लूट। इन 7 सालों को भारत की लूट कहा जाता है। अब आपने देखा होगा, बोलते हैं अंग्रेजों ने भारत में 200 साल राज करे, लगभग 200 साल, तो 200 साल यहीं से काउंट हो जाते हैं 1765 से, डीआरकी से, 1765 से, और कब तक? 1947, है ना, लगभग 200 साल, यही वाले 200 साल हैं वो। तो 1765 से 1772 क्या लगी बंगाल में? डीआरकी, डुअल गवर्नमेंट, यानी 2 टैक्सेस देगा बंगाल का हर नागरिक, 2 टैक्स देगा, एक वहाँ के लोकल रूलर नवाब और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो लोकल रूलर को टैक्स दिया जाएगा उसका भी 80% वो किसको देगा? नवाब, ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा। तो कुल मिला के भारत की लूट है। भारत को लूटा, वहाँ से पैसा इकट्ठा किया और यही पैसा पहुँचा दिया गया ब्रिटेन, और फिर वही पैसा हमें लोन के रूप में दिया, समझे। हमारे पैसे को ब्रिटेन पहुंचाया और जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो उसी पैसे को लोन के रूप में हमें दिया गया। तो ये ऐसे लूटते थे ब्रिटिशर्स हमें। इतना नोट करो। अब जब ये बात पता लगी कहाँ पे? ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में बात पता लगी कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे टैक्स लगा दिए, उनको भेजा था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या करा? यहाँ पे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, अपना प्रशासन चलाना शुरू कर दिया। तो जब ये बात पता लगी किसको? ब्रिटेन में बात पता लगी, तो क्या हुआ? ब्रिटेन ने जब ये बात पता लगी 1772, जब ये बात पता लगी ब्रिटेन में, ब्रिटेन के राजा को जब ये बात पता लगी कि भाई ये तो इलीगल तरीके से भारत को लूट रहे हैं, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन 1772 उन्होंने एक न्यू गवर्नर भेजा, न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल का एक नया गवर्नर बना के भेज दिया। उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को बोला तू गवर्नर नहीं रहेगा, तो बहुत अत्याचार कर दिए। अब नया गवर्नर बना के भेजा बंगाल का, किसको? उसका नाम था वैरन हेस्टिंग। क्या नाम था? वैरन हेस्टिंग। तो वैरन हेस्टिंग को बना के भेजा गया दूसरा गवर्नर ऑफ बंगाल। दूसरा गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है? वैरन हेस्टिंग। और यही बनेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
अभी जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, इस पोस्ट को एक एक्ट आएगा, आप पढ़ेंगे आगे, उस एक्ट के बाद इस पोस्ट को गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर देंगे, और वो कौन बनेगा? वैरेन हेस्टिंग। अब यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, आपसे पूछ लेगा लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी वैरेन हेस्टिंग है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? आपका रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल, सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल, ये कौन है? वैरेन हेस्टिंग। सेकंड ही तो है, वैरेन हेस्टिंग्स। अब जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ये बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। अब ये पोस्ट कैसी हो जाएगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किससे भेजा? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये कौन है? ये भी वैरेन हेस्टिंग बनेगा। ये मान लो इसका प्रमोशन हो गया एक, ये मान के चलो आप। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, तो वैरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, वैरेन हेस्टिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके आगे आप आगे ही पढ़ोगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर वॉइस रॉय, ये सब लाइन से आएंगे, है ना। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड गवर्नर ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग। समझ गए इतना। अब देखो जब वैरेन हेस्टिंग बन के आ गया क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल, तो इसने क्या करा, इसने डायरकी कैंसिल कर दी, डायरकी को कैंसिल वो कर दिया, खत्म कर दिया। जो वैरेन हेस्टिंग था, वैरेन हेस्टिंग एबोलिश्ड डायरकी, डायरकी को खत्म कर दिया गया। दो द्वैध शासन था ना, ड्वेल गवर्नमेंट थी, दो टैक्सेस वाला सिस्टम, वो वैरेन हेस्टिंग ने आगे खत्म कर दिया। कब? इन 1772, इन 1772। तभी तो मैंने बताया था कि जो ड्वेल गवर्नमेंट है उसका टाइम पीरियड कितना है, 1765 से 1772, 72 तक ही रही, क्योंकि आके वैरेन हेस्टिंग ने उसको खत्म कर दिया था। अब क्या होता है देखो, तो वैरेन हेस्टिंग ने डायरकी खत्म कर दी। अब क्या हुआ, डायरकी खत्म कर दी, लेकिन टैक्स तो अब भी देना है, एक टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। तो एक टैक्स अब भी रखा हुआ था, एक टैक्स तो देंगे बंगाल के लोग, जिसे कलेक्ट करेगा। एक पोस्ट बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो वैरेन हेस्टिंग ने एक पोस्ट बनाई गई जो टैक्स कलेक्ट करेगा, उसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट बनाई गई कब? 1772। अब तो अब क्या था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा करा कि टैक्स लगा दिए, तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई तुम वहाँ पे व्यापार करो और तुम्हें हम देंगे एक्ट बना के, हम तुम्हें चार्टर एक्ट देते रहेंगे, तुम्हें कैसे व्यापार करना है, ठीक है। तुम्हें कैसे व्यापार करना है तो तुम्हें हम बताएंगे एक्ट के अकॉर्डिंग। ब्रिटेन से एक्ट आते थे, ब्रिटेन पार्लियामेंट से एक्ट बन के आते थे, और यहाँ पे कंपनी उसको फॉलो करती थी, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एक्ट आएंगे। तो अब इतना देखो, 1765 से 1772 DRK हो गया, ड्वेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। अब यहाँ देखो आपकी हेडिंग डलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। क्या लिखेंगे? भारत का संवैधानिक विकास। तो मैंने आपको बताया 1772 में DRK खत्म हुई। अब 1772 से और 1857 ये जो रूलिंग पीरियड रहा है, ये रूलिंग पीरियड किसका रहा है? ये रूलिंग पीरियड रहा है हमारे भारत में कंपनी रूल। यहां चली है कंपनी रूल, कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला है यहाँ पे। अब ब्रिटेन से ऑर्डिनेंस आते रहे, ब्रिटेन से चार्टर एक्ट्स वगैरह आते थे कि कैसे कंपनी यहाँ रूल करेगी, ठीक है। इनकी मोनोपोली कैसे कैसे चलेगी, किस किस के बिजनेस करेंगे। कई एक्ट्स आएंगे कि इनकी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये केवल चाइना से टी का व्यापार कर सकते हैं, चाय का मतलब चाय का व्यापार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आगे एक्ट्स आएंगे, आप पढ़ोगे, अभी बता दूंगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 1772 से और 1857 है ना, क्या है? कंपनी रूल।
क्या चला? कंपनी रूल। कई जगह 1773 भी लिखा रहता है, लेकिन डायरकी के बाद ही कंपनी रूल स्टार्ट होता है। 1772 से 1857 क्या चलेगा? कंपनी रूल। और 1858 से 1947 ये क्या चलेगा? क्राउन रूल। क्राउन रूल क्या चलेगा? क्राउन रूल। क्राउन रूल मतलब पहले तो कंपनी रूल कर रही है 1857 तक। 1857 में रिवोल्ट होगा, आपको सबको पता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की फर्स्ट वॉर होगी इंडिपेंडेंस की, मतलब पूरा भारत के लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। लेकिन ये फेल हो जाती है क्रांति, क्योंकि अपने समय से पहले स्टार्ट होती है, मैनेजमेंट इसमें इतना अच्छा हो नहीं पाता, सब अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं रिवोल्ट्स, तो इसलिए सक्सेस नहीं हो पाती। लेकिन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं इसको, रिवोल्ट ऑफ 1857, और दूसरा नाम है इसका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। 1857 में भारत के सभी लोग इतना परेशान हो जाते हैं कंपनी रूल से कि इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ, ये पढ़ोगे आप, बहुत अच्छे वे में पढ़ोगे मेरे से पूरा टॉपिक। तो जब भारत के सभी लोग 1857 में खड़े हो जाते हैं, किसके खिलाफ? कंपनी के खिलाफ। फिर क्या होता है? कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। और महारानी, ब्रिटेन की महारानी चार्ज ले लेती है, ब्रिटेन की महारानी, ठीक है। जो क्राउन रूल होगा ना, क्राउन मतलब आपको पता है क्राउन ताज को बोलते हैं, तो ब्रिटेन की महारानी चार्ज ले लेगी और 1858 से 1947 तक फिर महारानी का राज चलेगा यहाँ पे, कंपनी का नहीं चलेगा। और 1857 में भी इसी 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में यहाँ से मुगल्स भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। मुगल्स का एंड है, मुगल्स का एंड हो जाएगा कब? 1857 में। मुगल्स का एंड करके किसके पास आ जाएगी कमांड? ब्रिटेन की क्वीन के पास, कंपनी के, इसके ब्रिटेन के पास क्राउन रूल आ जाएगा, कंपनी रूल खत्म हो जाएगा। तो ये दो हिस्से हैं, आपको याद रखना है। ये साल 1772 से 1857 कंपनी का रूल है, 1858 से 1947 क्राउन रूल है। अब देखो, आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। अब भाई क्या है ये भला ईस्ट इंडिया कंपनी? क्या चीज़ है? ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने रूल कर लिया? ऐसी कौन सी कंपनी हो गई जिसके पास अपनी आर्मी हुआ करती थी, है ना? अंबानी भी की बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, लेकिन उसके पास तो आर्मी नहीं है उनकी। ये ऐसी कंपनी थी किसके पास की आर्मी थी, पूरी की पूरी सेना हुआ करती थी। तो क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का? आ गया, समझो जरा। देखो, मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, जब मुगल बादशाह अकबर था तब क्या हुआ? तब मैंने आपको बताया था दो ब्रिटिशर्स आए थे इसके उसमें रूलिंग पीरियड में, दो ब्रिटिशर्स आए थे। आपको याद होगा, नहीं होगा तो मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, समझ तभी आएगा। इसके रूलिंग पीरियड में दो ब्रिटिशर्स आए थे। पहली बार जो ब्रिटिशर आए इसके रूलिंग पीरियड में आए दो ब्रिटिशर, एक था रॉल्फ फिंच, एक क्या था? रॉल्फ फिंच। एक था आपका जॉन मिल्डेनाल, जॉन मिल्डेनाल। तो रॉल्फ फिंच और जॉन मिल्डेनाल, ये दो ब्रिटिशर्स आए। किसके कोर्ट में आए ये आए अकबर के कोर्ट में। जॉन मिल्डेनाल अकबर के कोर्ट में नहीं गया था, ये आया घूम फिर के चले गया। लेकिन रॉल्फ फिंच गया अकबर के कोर्ट में, इससे परमिशन लेने गया फैक्ट्री लगाने की, लेकिन अकबर ने इनको कोई घास नहीं लगाई, कोई इसको फैक्ट्री की परमिशन नहीं मिली। उसका क्या होता है? ये दोनों बंदे, ठीक है, अकबर की डेथ कब होती है? 1605 में। याद होगा आपको अकबर का रूलिंग पीरियड, 1605 में अकबर की डेथ होगी, ठीक है। 1599 या 1603 में आए थे दोनों। अब जब रॉल्फ फिंच गया अकबर के कोर्ट में, उसका जब दोनों चले गए कहाँ पे? वापस, ठीक है। दोनों कहाँ चले गए? वापस चले गए कहाँ? ब्रिटेन। कहाँ चले गए? ब्रिटेन। दोनों वापस ब्रिटेन चले गए, रॉल्फ फिंच भी, जॉन मिल्डेनाल भी। अब ये दोनों थे कौन? ये कोई ट्रैवलर्स नहीं थे, ये बिजनेसमैन थे। कौन थे? ये बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये दोनों बिजनेसमैन हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ के देखा कि भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ब्रिटेन में अगर बेचे तो हम माला माल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वापस जाते हैं ब्रिटेन, और क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं ब्रिटेन में जाके, ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप जिसे कहा गया है मर्चेंट ग्रुप, मर्चेंट ग्रुप या फिर मर्चेंट एडवेंचर्स, मर्चेंट एडवेंचर्स। जाके इन्होंने ग्रुप बनाया
मर्चेंट ग्रुप और मर्चेंट एडवेंचर, जिसमें स्टार्टिंग में इन स्टार्टिंग 217 मेंबर्स थे। कितने थे? 217 मेंबर। तो ये दोनों गए वापस, इन्होंने और बिजनेसमैन को जोड़ा, सारे 217 के 17 सब बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उद्योगपति हुआ करते थे। तो जब इन्होंने 217 मेंबर्स जोड़े और एक ग्रुप बनाया, मर्चेंट ग्रुप या फिर मर्चेंट एडवेंचर्स, और ईस्ट इंडिया कंपनी का यही नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी है ना, इसी नाम से बनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में नाम पड़ा, पहले नाम क्या था? मर्चेंट एडवेंचर्स। यही 217 लोग हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो हैं, फाउंडर हैं। समझ रहे हो आप? कौन? तो रैल्फ फिंच। और जब जॉन मिल्डनर वापस गए, इन्होंने 217 मेंबर्स के साथ मिलके एक ग्रुप बनाया मर्चेंट एडवेंचर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी में, और जाके मिले क्वीन से। क्वीन से आके मिले, इन्होंने कहा जी हमें परमिशन दो कि हम वहाँ जाके बिजनेस करें, वहाँ जाके अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, बिजनेस वगैरह हमें करना चाहते हैं वहाँ। तो क्या होता है, इन 1600, ठीक है, 1600 ब्रिटेन की क्वीन, ब्रिटेन की जो क्वीन थी, कौन थी? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। उस समय जब इन्होंने ग्रुप बनाया, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। तो एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट जो थी उस समय ब्रिटेन की क्वीन हुआ करती थी। तो इसने 1600 में एक एक्ट पास किया और इन सबको परमिशन दे दी कि जाओ वहाँ जाके बिजनेस करो, 15 साल की परमिशन, ठीक है। 1600 में चार्टर एक्ट पास हुआ। चार्टर एक्ट में साइन करे किसने? ब्रिटेन की क्वीन ने, और इनको परमिशन दे दी, किनको? मर्चेंट एडवेंचर्स को। क्या दे दी? इनको परमिशन दे दी कि जाओ बिजनेस कर लो, लेकिन कितना? 15 साल की परमिशन। चार्टर एक्ट दिया, और इसमें क्या हुआ? परमिशन ऑफ ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली ऑफ 15 ईयर्स। तो भाई 1600 में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने मर्चेंट एडवेंचर्स को 15 साल के लिए भारत में व्यापार करने का एक चार्टर एक्ट साइन करके दे दिया कि जाओ भारत में व्यापार करो। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। तो बस आ गए व्यापार करने। अब ब्रिटेन से तो मिल गई इनको परमिशन, अब इनको यहाँ से भी तो चाहिए भाई। यहाँ पे आके सीधा थोड़ी ऐसा है कि आए ब्रिटेन से परमिशन ली और यहाँ फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका स्ट्रगल कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे कुछ जो मुग़ल बादशाह थे, गधे, जो फर्रुखियत जैसे मुग़ल बादशाह जो गधे थे, इनको परमिशन देते चले गए। अब देखो आप, अब ट्रेड मोनोपोली मिल गई इनको ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ट्रेड मोनोपोली का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं आएगी भारत में बिजनेस करने। एक ही कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, मर्चेंट एडवेंचर्स, जो भारत में क्या करेगा? बिजनेस करेगा, ठीक है। ट्रेड मोनोपोली दे दी गई। अब इतना लिख लो कि जो मर्चेंट एडवेंचर्स है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैं आपको लिखाना भूल गया अभी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे बनाने में 30,133 पाउंड रुपए के खर्चा है। पाउंड 30,133 पाउंड्स लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने में। अब देखो, जब इन्हें वहाँ से मिल गया 1600 में एक्ट वो मिल गया, चार्टर एक्ट, कि जाओ जाके वो करो, बिजनेस करो। अब अकबर कब मरा? अकबर की डेथ हुई कब? 1605, ठीक है। अकबर की डेथ कब हुई? 1605। अकबर के बाद कौन बनेगा नेक्स्ट? अकबर के बाद कौन बना? जहांगीर। भाई अकबर के बाद कौन मुगल बादशाह बना? जहांगीर। कब से? 1605 से 1627। 1605 से 1627। तो जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर के कोर्ट में भी आपको पता है 2 ब्रिटिशर्स आए थे। अकबर के कोर्ट में कौन कौन आया था? जॉन मिल्डनर और रैल्फ फिंच। अब जहांगीर के कोर्ट में कौन आएगा? जहांगीर के कोर्ट में पहला आएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। दूसरा आएगा सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय। अब ये 2 अंग्रेज आएंगे कहाँ पे? जहांगीर के दरबार में। कौन कौन? कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रॉय।
अकबर के कोर्ट में 2 आए थे, जहांगीर के कोर्ट में भी 2 आए। जहांगीर का रूलिंग पीरियड क्या है, 1605 से 1627, ठीक है। अब जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आए ना, उस समय जो ब्रिटेन का राजा हुआ करता था, ठीक है, ब्रिटेन किंग, जो ब्रिटेन का राजा था उस समय वो था किंग जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट। कौन था? किंग जेम्स फर्स्ट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर पे साइन हुआ, उस समय वहाँ की क्वीन हुआ करती थी। उस समय वहाँ पे किंग नहीं था, कौन था? क्वीन थी। क्या नाम था? एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट। यहाँ पे अब राजा कौन है ब्रिटेन का? यहाँ पे राजा है किंग जेम्स फर्स्ट। कब? जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आया। कब? जहांगीर के कोर्ट में 1605 से 27 के बीच में। वह 1618 में आया था प्रॉपर। अगर आप लिखना चाहोगे तो लिखना 1608 में आया था। 1608 लिख लो आप, 1608 में आया था, ठीक है। 5 है ना, 5 से स्टार्टिंग है, तो 1608 में आया था। अब इसके बाद जब ये आ गया, उसके बाद क्या होगा? इन 1611, ठीक है, फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री, क्योंकि जहांगीर ने परमिशन दे दी थी, तो फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम। कहाँ लगाई? मूसलीपट्टनम। तो 1611 में फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई गई मूसलीपट्टनम में। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। अब लिखोगे इन इसके 1 साल बाद, 2 साल बाद, सॉरी, 1613, ठीक है, 1613 फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री। ये कहाँ लगाई गई? ये लगाई गई सूरत। कहाँ पे? सूरत और गुजरात। सूरत कहाँ है? गुजरात। तो आप देख रहे हो 1611 और 13 इसके रूलिंग पीरियड में पहली टेम्परेरी फैक्ट्री भी लग गई मूसलीपट्टनम में, और इन 1613 फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री भी लग गई। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ब्रिटिशर्स की। कहाँ पे? सूरत, गुजरात। आ रहा है आपको समझ? अब रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, कैसे कंपनी बनी, क्यों आना पड़ा, ये सब अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझो। समझ आ गई? चलो आगे देखो। अब लिखो इन 1651, ठीक है। 1651 में बंगाल में लगती है पहली फैक्ट्री। इन 1651 फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ बंगाल इन हुगली। हुगली में लगती है पहली फैक्ट्री बंगाल की, ठीक है। बंगाल के हुगली में लगती है पहली फैक्ट्री। कब? इन 1651। समझ गए? फैक्ट्री लगा दी किसकी परमिशन से? लिखोगे बाय द परमिशन ऑफ शाह सुजा। बाय द परमिशन ऑफ शाह सुजा। अब शाह सुजा कौन है? शाह सुजा कौन है? शाह सुजा है आपका मुगल सूबेदार। कौन है? मुगल सूबेदार। अब ये मुगल सूबेदार ही है, बाद में नवाब बनेगा। नवाब कब बनेगा? औरंगजेब के मरने के बाद 1713 से नवाब बनने स्टार्ट होते हैं। अभी हम 1651 में हैं, तो अभी तो मुगल सूबेदार ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देता है परमिशन कि भाई बंगाल में फैक्ट्री लगा लो, क्योंकि बंगाल का सूबेदार है, इसने कहा लगा लो फैक्ट्री बंगाल में। तो पहली फैक्ट्री बंगाल में कब लगी? हुगली में। कहाँ लगी? हुगली में। कब? 1651। कब लगी है? 1651 में लगी, ठीक है। अब देखो इन 1698, ठीक है, इन 1698 एक मुगल सूबेदार हुआ करता था, मुगल सूबेदार, ठीक है। मुगल सूबेदार हुआ करता था कहाँ का? बंगाल का। कहाँ का हुआ करता था? बंगाल का। क्या नाम था? अजीमुशान। अजीमुशान। तो 1698 में मुगल सूबेदार हुआ करता था बंगाल का अजीमुशान, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई साहब?
ये तीन विलेज डोनेट करते हैं ब्रिटिशर्स। ये बंगाल के 3 विलेज ब्रिटिशर्स को डोनेट कर देते हैं। मुगल सूबेदार जो था अजीम उशान, ये क्या करते हैं, 3 विलेजेस डोनेटेड टू ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों को 3 विलेज डोनेट कर देते हैं ये, जिसमें से पहला है आपका सूतानती, सूतानती, ठीक है। दूसरा है आपका गोविंदपुरा है, गोविंदपुरा। और तीसरा है आपका कालीकट, कालीकट। तो ये 3 गांव डोनेट कर देते हैं ब्रिटिशर्स को जमीन। ये तीनों जमीन डोनेट कर दी जाती है किनको, ब्रिटिशर्स को। ये तीनों गांव हैं जो पूरे ज़मीन सहित डोनेट कर देते हैं, किसको, ब्रिटिशर्स को दे देते हैं। और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन तीनों गांव को एक साथ आपस में मर्ज करते हैं। मतलब तीनों गांव एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे, तीनों को मिला के एक नए शहर बनाते हैं वहाँ पे, जिसे हम पढ़ते आज की डेट में जो कैलकत्ता है ना, कैलकटा, ब्रिटिशर्स इसको कैलकटा का नाम देते हैं, ठीक है। कैलकटा का नाम दिया ब्रिटिशर्स ने। कौन कौन से गाँव थे जो डोनेट किए गए, सूतानती, गोविंदपुरा और कालीकट्टा। किसने डोनेट किया, ये अजीम उशान ने। एंड ये कौन है, मुगल सूबेदार। कौन है, मुगल सूबेदार। तो अजीम उशान मुगल सूबेदार है, इसने डोनेट किया 3 गांव, सूतानती, गोविंदपुरा और कालीकट्टा, जिसे ब्रिटिशर्स ने मर्ज करके एक शहर बनाया, एक सिटी बना दी, जिसका क्या नाम है, कैलकटा। क्या नाम है, कैलकटा। इतना नोट करो, तो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है, या वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिया करो। अब इसकी आगे की कहानी देखो। अब देखो भाई, जब औरंगजेब मर गया 1707 में, उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो मुगल एम्परर बनेगा एक फर्रुखशियर, ठीक है। तो लिखोगे इन 1717, इन 1717। कौन था मुगल एम्परर, मुगल एम्परर वाज फर्रुखशियर। कौन था, फर्रुखशियर। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन 1717 मुगल एम्परर कौन बना, फर्रुखशियर बना। ये क्या करता है, ब्रिटिशर्स को एक गोल्डन ऑर्डिनेंस पास करता है, गिवन गोल्डन ऑर्डिनेंस टू ब्रिटिशर्स। ये गोल्डन ऑर्डिनेंस देता है ब्रिटिशर्स को। और ऑर्डिनेंस में क्या है, गोल्डन ऑर्डिनेंस समझ लो, एक ऑर्डिनेंस मतलब एक कागज़ में बिल्कुल लिख मतलब बढ़िया से चार्टर एक्ट टाइप के मान लो आप, गोल्डन ऑर्डिनेंस लिख के देता है ब्रिटिशर्स को कि भाई तुम बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करो, बंगाल के अंदर टैक्स फ्री ट्रेड होगा, तुमसे कोई टैक्स नहीं लेगा। कितनी बड़ी गलती करी इसने, किसने, फर्रुखशियर ने गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया। कब दिया, इन 1717 में फर्रुखशियर ने इनको गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया कि बंगाल में तुम टैक्स फ्री ट्रेड करो, टैक्स फ्री व्यापार करो, तुमसे कोई टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। अब ये मुगल बादशाह है, ये बंगाल का वो नहीं है क्या, नवाब। ये क्या है, मुगल बादशाह है। कहाँ का, भारत का मुगल बादशाह। ये कोई बंगाल का आदमी नहीं है, लेकिन इसने क्या कहा कि बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करो, फर्रुखशियर ने कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आप, इसके बाद लिखो, इतना पढ़ लिया आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या क्या हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने को मिल गया। अब जो बेसिकली भारत में ना, इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, ठीक है। कितनी, 3 प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसी मान लो, हेडक्वार्टर मान लो, एक तरीके के हेडक्वार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 हेडक्वार्टर हुआ करते थे। कहाँ पे,
इंडिया में। तो आपका जो 1600 में कंपनी बनी है, कब बनी है? कंपनी बनी है 1600 में। भाई देखो ना, कोस्टल डेवलपमेंट इंडिया हमारा टॉपिक डला हुआ है, कंपनी हमारी बनी 1600 में। 1600 से 1698 तक इनके 3 हेडक्वार्टर हो गए थे भारत में। कितने हो गए थे? 3 हेडक्वार्टर। कितने हो गए थे? 3 हेडक्वार्टर हो गए थे भारत में। मैं लिखता हूं ऊपर कौन कौन से हैं भाई। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, कलकत्ता, सॉरी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 हेडक्वार्टर हुआ करते थे इनके, है ना। कब? 1600 से 1698 तक 3 प्रोविंसेस, 3 हेडक्वार्टर बन चुके थे। किनके? ब्रिटिशर्स के। तो पहला लिख लो भाई 1640 मद्रास है इनका हेडक्वार्टर, ठीक है। दूसरा 1668 से 77 बॉम्बे इनका हेडक्वार्टर। तीसरा 1697 और 98 कौन सा? कलकत्ता। तो ये 3 प्रोविंसेस थे, 3 इनके वहाँ पे। प्रोविंसेस मतलब हेडक्वार्टर। 3 प्रेसिडेंसीज थी, प्रेसिडेंसी बोलते हैं, प्रेसिडेंसी। तो 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 हेडक्वार्टर थे। किनके? ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब यहाँ इन 3 जगह इनके हेडक्वार्टर हुआ करते थे। यहाँ से पूरी कंपनी का वो चलता रहा, प्रशासन भारत के ऊपर, इन 3 जगहों से, ठीक है। कौन कौन सी? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अब जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, ठीक है, तो इनकी काउंसिल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? काउंसिल हुआ करती थी। काउंसिल के अंदर क्या होता था? सबसे पहला होता था गवर्नर। हमने पढ़ा है ना, अभी बेटा लो प्लासी में पढ़ा था, हम प्लासी से भी पीछे चल रहे हैं। यानी हमने पहले जब पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी हमने, तो हमने क्या देखा? हमने वहाँ क्या देखा कि वहाँ पे गवर्नर थे। तो पहला क्या है? काउंसिल में पहला होता था गवर्नर, दूसरा होता था डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर कौन होता था? डिप्टी गवर्नर। और तीसरा होते थे 24 अदर मेंबर्स, 24 अदर मेंबर्स। पहला गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर और तीसरा होता है 24 अदर मेंबर्स। और इन तीनों की टीम को, ये जो इनकी टीम होती थी ना, इन तीनों की टीम को बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोलते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बोला जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ गए? तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उसमें इन्होंने काउंसिल बनाई, ठीक है, जिस काउंसिल में 3 आपके सदस्य हैं। पहला है गवर्नर, दूसरा है डिप्टी गवर्नर और तीसरे में आते थे 24 अदर मेंबर्स। 24 अदर मेंबर्स हुआ करते थे। अभी जो गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, 24 अदर मेंबर्स है, इन्हें बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब तीनों जो प्रेसिडेंसीज थी, यहाँ की तीनों की अपनी अलग अलग काउंसिल्स हुआ करती थी, है ना। मतलब जो पूरी काउंसिल है नज़र रखती थी, मतलब एक प्रशासन चलाने का एक तरीका था कि इनकी काउंसिल हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें 3 मेंबर्स हुआ करते थे। पहला गवर्नर, दूसरा होता है डिप्टी गवर्नर और तीसरा होता है 24 अदर मेंबर, ठीक है। और इनको मिला के बोला जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसकी आगे की कहानी, अब आपके एक्ट्स आना शुरू होंगे, इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इतना ध्यान से पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया इसको समझो। पहली वीडियो भी देखो, ये भी देखो, अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करो। जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक भी दे दूंगा पिछली वीडियो का। आराम से हमारी पूरी वीडियोस देखें, अच्छे से समझें और अपनी पूरी तैयारी ओके रखें, बिल्कुल अच्छे से रहें। अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो अच्छे से हम भी आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, अच्छे से आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं वहाँ तक हमारी वीडियोस पहुँचाएं, ठीक है। आज का एंड करते हैं आज की वीडियो, कल दोबारा मिलते हैं एक पॉलिटिकल लेक्चर के साथ। ओके बाय।